तो ये मानना कि मेरे में सब स्किल्स होंगे तभी मैं शुरू करूँगा, तो वो परफेक्शन लाइफ में कभी नहीं आएगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास में एक अच्छा आइडिया है और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने इनर सर्कल में फैमिली को भी नहीं कन्विंस कर सकते, तो देन इट इज़ अ बिग चेक फॉर योरसेल्फ कि भाई कहीं ना कहीं आपको उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। और कई लोग ये कहते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, तो गिव अप क्या करोगे आप? जब आपके पास है तो गिव अप करोगे, है ना? तो कुछ है नहीं, उसको क्या गिव अप करना है? यूनिकॉर्न बनना है नहीं बनना है, दैट शुड बी अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल कंपनी फ्रॉम द बोर्ड, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस सब चीज़ को ड्राइव करने वाले, आप यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट होल जर्नी ऑन दैट होल प्रोसेस। तो आप अपने ऊपर इतना बर्डन ना लीजिए कि सब कुछ ही आपको लगे कि मैं सब अकेला करने वाला हूँ या कर सकता हूँ। You should know that you are not expecting money for as an individual, है ना, कि मैं मेरे लिए पैसा मांग रहा हूँ। Hello everyone, I am Vishal Lingde. Today we have with us Mr. Praful Chhatrapati. He is being a serial entrepreneur and he is also mentoring and coaching multiple startups to get from idea level to funding level. Today we are going to listen from him about how to get an early stage entrepreneurs running their startup ideas towards the funding ready business. We'd like to hear more from Mr. Praful Chhatrapati himself. Thank you, Vishal. So let me introduce in brief that who I am and why you people should listen to me. So my name is Praful Chhatrapati. I'm a serial entrepreneur. I got into mentorship and coach business after COVID period, and it was very accidental start to get into this. But I'm enjoying this journey now because during this last 3 years, I've been working with many startups right from idea level, and I come across through that journey completely, right from validating the idea, understand the challenges. At the same time, since because I come across that journey by myself, I'm also coming from a normal business, non-business family background. I was not having any support when I got into this. I worked for the companies initially in the corporate sector for almost 11 years, and after that, I have pursued my aspiration to get into entrepreneurship. सो आई अंडरस्टैंड कि जब एक नॉन बिजनेस फैमिली से कोई पर्सन करना चाहता है बिजनेस और उसको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक एम्प्लॉय से स्विच करके एंटरप्रेन्योर बनना है। तो उस समय बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं, बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इस पूरी जर्नी को हम कहीं ना कहीं अपने जितने भी नए स्टार्टअप्स जो हमसे जुड़ते हैं उनके साथ में जोड़ के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि दे शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स, वो सेम गलतियां ना करें। जो मार्केट में जितना हाईलाइट किया जाता है या जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है स्टार्टअप्स को, स्टार्टअप की जर्नी को, तो हम कुछ टीवी है ना प्रोग्राम्स देख के या फिर मैगजीन्स पढ़ के वो सक्सेस स्टोरीज को देख के हमें लगता है कि ये बहुत आसान जर्नी है, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी जर्नी। वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कुछ भी इस तरीके के डिसीजंस लेने से पहले हमें एक सही तैयारी की ज़रूरत है। और ये कंटिन्यूस जर्नी है, तो उसमें कई सारे चैलेंजेस आएंगे, और जितनी अपनी मजबूत तैयारी रहेगी उतने बेहतर तरीके से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। आपने जैसे कहा कि आपकी जर्नी थी जैसे नॉन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करके, थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी क्या थी? मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे। मोरलेस मेरी मैक्सिमम फैमिली जो है वो या तो फार्मिंग या फिर एम्प्लॉई बैकग्राउंड से ही है। तो कभी फैमिली में वो एटमॉस्फेयर या कल्चर नहीं रहा कि बिज़नेस करना है। और बीइंग अ महाराष्ट्रियन फैमिली, अगेन बिज़नेस का जब नाम आता है तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जॉब कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्यों? रीज़न है उसके पीछे भी रीज़न, क्योंकि आपके पास में उस तरीके के कैपिटल सपोर्ट नहीं है, वो एक्सपीरियंसेस नहीं है, हैंड होल्ड नहीं है। तो ये इजी ऑप्शन लगता है कि एक नॉर्मल जॉब कर लीजिए और आपका लाइफ एक तरीके से सेटल रहेगा। बट एक एस्पिरेशन मेरा था, जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं अपने फ्रेंड्स से कहता था कि कभी ना कभी मैं बिज़नेस ज़रूर करना चाहूँगा, बट शुरू करने के लिए अगेन फंड्स चाहिए, कैपिटल्स चाहिए, वो सिक्योरिटी चाहिए। सो आई टुक आई डन माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद में मैंने जॉब की, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया, एग्जीक्यूटिव लेवल से काम शुरू किया था, धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करते हुए
पोजीशनिंग मिली, नेशनल हेड करने का पोजीशनिंग मिला, कॉर्पोरेट्स में काम किया और फिर एक स्टेज में लगा कि हाँ आई एम रेडी नाउ, जहाँ पे मुझे वो डिसीजन लेना चाहिए अगर मुझे ये अपनी लाइफ में कभी ना कभी करना है. सो आई टुक द डिसीजन एंड गॉट इनटू इट. इतना आसान नहीं था, डिफिकल्ट था, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन एंड आई एम एंजॉयिंग द जर्नी. जैसे आपने बोला कि यू हैव बीन टू मल्टीपल लेवल्स ऑफ सक्सेस इन योर एम्प्लॉयमेंट एज वेल, कि आप बेहतर पोजीशंस पे थे. फिर दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ से बिजनेस की तरफ आने के लिए क्या ड्रैग था आपके लिए, क्या दिक्कतें आई, कैसे स्विच किया आपने फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू बिजनेस? देखिए ऐसा नहीं था कि मैंने गलतियाँ नहीं की. इनफैक्ट ऑफकोर्स ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ऑब्जर्व होता है कि वो पैशन या एस्पिरेशंस के, इमोशंस के बेसिस पे ये डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें वो कैलिबर है और जो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे वो बेहतर कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव तो रहता है कुछ ना कुछ कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ नया चीज़ में एक्सप्लोर करना है, मुझे वो फ्रीडम चाहिए था कि मैं जो थॉट प्रोसेस मेरे पास है, जो मैं शायद एक जॉब के समय पे लिमिटेशंस हो जाती है क्योंकि एक पूरी हायरार्की के साथ काम करते हो, तो वो लीडरशिप पोजीशन आपको चाहिए. तो एक वो ज़रूर था एस्पिरेशन की एक दिन कभी ना कभी उस पोजीशन पे पहुंचना है जहां आई कैन ट्राई एज मच एज पॉसिबल एक्सप्लोरेशन फ्रॉम माय थॉट प्रोसेस, कि मैं जो चाहता हूं वो कर सकूं. वो एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था. गलतियां ज़रूर की. मैं ज़्यादातर लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत क्लियरली सेट कीजिए कि किस पर्पस के लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो. ज़्यादातर हम ऑब्जर्व करते हैं या जितने मैंने लोगों के साथ में इंटरेक्ट किया है या जिनको कोच किया है, हमने ये बहुत एविडेंटली ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे एज ए एम्प्लॉय कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, मेरा वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है या आई एम नॉट हैप्पी इन दैट स्पेस, सो आई प्रेफर कि चलो ये सेकेंड ऑप्शन करके देख लेते हैं. So entrepreneurship is not an alternate for to achieve something just because X is not working, so मैं Y करके देख लेता हूँ. You should be very firm and clear कि मुझे ये करना है, तो उसके पीछे के चैलेंजेस को भी मैं एक्सेप्ट करूँगा. और ये एम्प्लॉई जॉब से ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, यहाँ पे ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं. वहाँ पे कम से कम आपके पास में क्वेश्चन है कि मैं परफॉर्म नहीं भी कर रहा हूँ तो आपको टाइम मिलेगा, आप सपोर्ट के लिए लोगों के पास जा सकते हो, आपके इमीडिएट सीनियर्स होते हैं और एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे आपको हेल्प इजीली मिल जाती है. यहाँ पे आपको खुद डेवलप करना है, खुद वो चैलेंजेस को फेस करना है और उसके बाद कहीं रिजल्ट्स आएगा या नहीं आएगा वो भी अश्योर्ड नहीं है. तो अगर डिसीजंस ले रहे हैं तो पहले एक सही ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए और इसके लिए कि मैं आगे चल के इस चैलेंजेस को फेस कर सकूँ, खुद की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है. तो वो सारी प्रिपरेशन अगर आपकी रेडी है देन यू कैन टेक दिस स्टेप. अगर मैं अगर बोलता हूँ कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे अगर बिजनेस का इंटरेस्ट है, मैं स्विच करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या चेकलिस्ट रहेंगी कि वैलिडेट करने के लिए कि एम आई रेडी फॉर दिस बिग स्टेप? क्या चेक्स रहेंगे या फिर क्या ऑब्जेक्टिव मैंने क्लैरिफाई करनी चाहिए? देखिए सबसे पहला कि सेल्फ असेसमेंट क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लेवल तक रेडी हूँ, एटलीस्ट बीइंग अ लीड टू लीड माय दिस कंपनी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली आइडिया कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है बाकी मैं देख लूँगा क्या जर्नी में आएगा. यू शुड असेस योर सेल्फ कि मैं ऑल द डिपार्टमेंट्स जो मेरे ज़रूरी है कि मैं अपनी टीम मैनेज कर सकता हूँ, मैं इनफ कैपिटल अरेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी आइडिया को लोगों को सेल कर सकता हूँ. मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास में एक अच्छा आइडिया है और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने इनर सर्कल में फैमिली को भी नहीं कन्विंस कर सकते, तो देन इट इज़ अ बिग चेक फॉर योर सेल्फ कि भाई कहीं ना कहीं आपको उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है. सेकेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग इन योर लाइफ लाइक योर बिजनेस, एनी रिलेशनशिप, जो भी आप कर रहे हो, दैट इज़ योर पार्ट ऑफ लाइफ. वो ये नहीं कि सब कुछ ही वो बन जाएगा. तो डिसीजन आपका इतना बैलेंस होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि मैं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ ये मेरे बाकी के दूसरे फैक्टर्स को इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि मैं 100% सब कुछ उसको दे रहा हूँ और फिर उसकी वजह से मेरे फैमिली लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप्स में, बाकी चीज़ों में दिक्कतें आई. वो करना ज़रूरी है. और थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजट मैनेजमेंट. तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ मेरे पास में इनफ कैपिटल या इनफ वो प्रोविज़न है जो मेरी करंट एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को कहीं हिला नहीं रही. अगर वो आपके पास में क्वेश्चन नज़र आता है देन यू कैन रियली प्लान इट. डोंट कंसिडर दैट कि है ना, जो हमको सुनाया जाता है कि कूद जाओ और उसके बाद में अपने आप सीख जाओगे. ऐसा कुछ होता नहीं है. ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे आप समंदर में कूद जाओगे और अपने आप सीख जाओगे. ऐसा होता नहीं है. आपको पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप शायद उतने स्किल्ड ना हो
हो सकता है कि आपके स्किल्स इम्प्रूव होंगे, बट ऐसा कोई सजेस्ट नहीं करता है कि कूद जाओ और उसके बाद में देखो क्या होगा। सो आई सजेस्ट ये 3 फैक्टर्स पे काम करेंगे तो एटलीस्ट आपकी जर्नी प्रिसाइज होगी, और जो भी हो सकता है कि टॉलरेंस रहेगा 10-15% 20% यहाँ वहाँ हो सकता है, बट यू विल नॉट गो बैक टू ज़ीरो। ऐसा कोई प्लान नहीं होता है जहाँ पे आप कहते हो कि मैं एक्स ना लेवल तक जाना चाहता हूँ या 10 अचीव करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी गलतियों से, मिस्टेक से वो 10 ना अचीव हो, शायद 6 अचीव हो, लेकिन 0 हो रहा है मतलब आपके पास कोई प्लान ही नहीं था। दैट यू हैव टू प्रिकॉशन टेक। राइट। जैसे आपने कहा कि वैलिडेशंस हो गया, चेक्स हो गया, बैकग्राउंड आपने क्लैरिफाई कर लिया, लेकिन एक होता है कि स्किल्स का बात कि लाइक जैसे मैं अगर स्टार्टअप की जर्नी में चालू करना चाहता हूँ तो मेरे पास स्किल्स है क्या वो चीज़, मार्केटिंग का या फिर सेल्स का या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, तो वो स्किल्स कितने हद तक रहने की ज़रूरत है या फिर कितने हम आगे चल के भी सीख सकते हैं जर्नी में? देखिए, एज ए एंटरप्रेन्योर ये बात समझना ज़रूरी है कि आप सुपर हीरो नहीं हो और हर चीज़ आप नहीं कर सकते। तो ये मानना कि मेरे में सब स्किल्स होंगे तभी मैं शुरू करूँगा, तो वो परफेक्शन लाइफ में कभी नहीं आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लियर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं अपने सेशंस में भी लोगों को बताता हूँ कि अलग अलग है ना कैटेगरीज हैं पूरे एंटरप्रेन्योरशिप के रोल में। तो आप क्रिएटर हो सकते हो कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बेचना नहीं आता, मुझे पता नहीं कि उसको किस तरीके से मार्केट में लेके जाना है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि हाँ मैं एक अच्छा क्रिएटर हूँ। बेसिस ऑन दैट यू कैन डिफाइन योर जर्नी और आप उसके हिसाब से रिसोर्स ढूंढ लोगे। सेकेंड, आप एग्जीक्यूटर हो, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे दिया जाए, आप उसको अच्छे से लेके जा सकते हो मार्केट में, उसकी रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो। थर्ड, आप उसको अच्छे से बेच सकते हो, प्रमोटर अच्छे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं अच्छा कर सकता हूँ। एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर योर जॉब इज़ नॉट टू एग्जीक्यूट, योर जॉब इज़ नॉट टू रियली क्रिएट एंड एक्सपेक्ट दैट कि सब कुछ मैं करूँगा। आपको समझना होगा कि ये सारा काम जो है, अगर आप बेच रहे हो तो सेल्समैन का काम कर रहे हो, अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हो सकता है बिजनेस हेड की तरह फंक्शन कर रहे हो। द डे यू विल रियलाइज कि आई वुड लाइक टू मेक अ ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है एक बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करना, दैट डे एक्चुअली यू विल बिकम एंटरप्रेन्योर। तब आपको रियलाइज़ होता है कि मेरा काम उस सारे रिसोर्सेज को जोड़ना है, जो मुझ में नहीं है मैं वो बेस्ट स्किल्स लेके आऊँगा, मैं साथ जुड़ूंगा। अब उसके लिए आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि क्या वो रिसोर्स आप जोड़ सकते हो। अगर आप अपने आइडिया को, अपने विजन को बेच सकते हो, सही लोगों को जोड़ सकते हो, देन इट विल बी सक्सेसफुल स्टोरी। बिकॉज जितने भी आपने स्टार्टअप्स देखे होंगे वो अकेले इंडिविजुअल पर्सन के स्किल्स के बेसिस पे बड़ा नहीं हुआ है, उनके साथ में वो सही लोग जुड़े हैं जो उससे बेहतर थे, उनके सपोर्ट के साथ में वो बिजनेस इवॉल्व होकर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ। सो यू हैव टू रियलाइज कि आप अपने आप को उस एरिया में ना डालें ज़बरदस्ती कि मैं तो अच्छा सेल्समैन बन के रहूँगा, तो उसी जर्नी में आपका टाइम निकल जाएगा। बेटर है कि आइडेंटिफाई दैट राइट रिसोर्स एंड देन बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ राइट ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टिंग में आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन होना चाहिए कि लाइफ डिस्टर्ब ना हो। बाकी फंड्स जैसे देखा है हमने कि स्टार्टअप्स ने फंड रेज किया है, उनके पास स्टार्टिंग में लेस फंड्स थे, वहाँ से उन्होंने बूटस्ट्रैप किया, फिर जाके फंडिंग उठाई या फिर MVP के मॉडल पे ही फंडिंग उठाई, उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। ज़रूर। देखिए, ये बहुत है ना, काफ़ी हद तक एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में एक मिथ है कि इन्वेस्टर जो है वो सीड फंडिंग का मतलब उनको लगता है कि मेरे पास अच्छा आइडिया है तो इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। किसी इन्वेस्टर को अगर आपको समझना है तो उनके शूज़ में जाके आपको खुद बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी कंपनी में आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो क्या क्या चीज़ें चेक करूँगा। और अगर आप अपने फादर के पास जा रहे हो और उनसे पैसे मांग रहे हो तो वो भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो वो प्रिपरेशन की ज़रूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कई ये है ना मिथ है कि मेरे पास अच्छा आइडिया है, लोग समझते हैं कि सीड है। कंसीडर करो आपके पास में एक अच्छी सीड है जिससे आपको लगता है कि एक अच्छा पौधा बनेगा, हाँ एक अच्छा पौधा बनेगा, फिर उसके बाद में उसकी फार्मिंग होगी और बिजनेस खड़ा हो जाएगा। बट अ सीड इज़ नॉट गुड इनफ टू सेल टू अचीव योर सीड फंडिंग। सो यहाँ पे आपको वो विजन दिखाना है, और उस विजन को दिखाने के लिए आपकी कितनी इन डेप्थ उस बारे में जानकारी है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। और एट द अर्ली स्टेज जब आपके पास में डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, उस समय आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर और आपकी इन्फॉर्मेशन ये बेच सकते हैं आप। तो आपको अगर एक सीड को बेचना है तो आपको सिर्फ ये दिखा के काम नहीं चलेगा कि ये मेरा सीड सर बहुत अच्छा है, इससे पौधा बन जाएगा। आपको उसकी एनालिसिस बतानी पड़ेगी कि सर ये सीड है, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, अब इसको अगर कहीं पे हमको लगाना है तो किस टाइप की
मट्टी होगी, उसमें किस तरीके का एनवायरमेंटल कंडीशंस की हेल्प मिलेगी, उतना कितना पानी लगेगा, वो सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। ये तो अब एक पौधा हो गया। आपको बिजनेस खड़ा करना है, मासेस में लेके जाना है, देन अगर आप उसको एक मास में लगा रहे हो तो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, उससे क्या एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, मट्टी के इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये डिटेलिंग जो है, ये एक्चुअली आपको इन्वेस्टर को सेल करना है। जिस दिन आप अपने इन्वेस्टर को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो उसे लगे कि हाँ ये मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, ये वाव फैक्टर्स उसके अंदर आने चाहिए, तो शायद आप उस अटेंशन को लेते हो। अब अलग अलग स्टेजेस हैं, चाहे वो आप सीड फंडिंग है, सीड फंडिंग में भी मल्टीपल स्टेजेस है, कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि आइडिया कितना अच्छा है, एंटरप्रेन्योर कितना रेडी है, तो उस रेशो के बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन भी कैलकुलेट होती है। राइट अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन एंटरप्रेन्योर जो ड्राइव करने वाला पर्सन है वो रेडी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो सामने वाला पर्सन है ही हैव दैट राइट टू नेगोशिएट एंड गेट द बेस्ट एडवांटेज फ्रॉम योर साइड। वो बोलेगा कि भाई आप तो चला नहीं सकते उसको, अब अभी आपको रेडी करने के लिए तैयार होने के समय लगेगा, तो वो उसका एडवांटेज लेगा। सो देयर इज नो सेट रूल, सो यू हैव टू मेक दैट राइट कॉम्बिनेशन, दैट यू हैव टू कन्विंस योर इन्वेस्टर दैट माई आइडिया इज गुड, आई एम रेडी टू टेक दिस टू अ नेक्स्ट लेवल। जिस दिन आप उसको बेच सकते हो फिर आप आगे जा सकते हो, बट जितनी डिटेलिंग आपके पास है वो आपको काम में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अगर आप ऑन द मेरिट ऑफ आइडिया, सिर्फ वो आइडिया बहुत अच्छा है, और अगर आप अभी देखोगे जितने लोग हैं जब वो पिच करते हैं, दे ट्राई टू सेल देयर आइडिया कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है। सेकंड बेस्ट होता है कि मेरा सर मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी साइज़ है, आराम से हो जाएगा। जितना वाइडर मार्केट है उतनी ज़्यादा चैलेंज है। सो बेसिक्स को समझने की ज़रूरत है। जब आप उसकी डिटेलिंग की बेसिक्स समझेंगे और जब आप बात करोगे तो 5 मिनट्स में समझ में आ जाएगा। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटेंट क्या है ना। तो ज़्यादातर लोग जब अप्रोच करते हैं उनका बहुत क्लियर इंटेंट नज़र आता है कि सर मुझे पैसा चाहिए। तो अगर आप पैसा मांगने जा रहे हो तो नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू गिव मनी, इवन योर फैमिली मेम्बर्स, नीदर योर इनर सर्कल। इफ़ यू आर अप्रोचिंग इन्वेस्टर एज अ पार्टनर दैट कि भाई आप मेरे साथ में जुड़ो सर, मुझे आपकी एक्सपर्टीज़, मुझे आपकी एक्सपीरियंस, मुझे आपका रिसोर्सेज हेल्प करेगा मेरे पूरे जर्नी को इवॉल्व करने में, देन इट इज़ बेटर प्रोपोजिशन because he want to be a partner with you, he want to be a part with your company, and you are simply looking for an investor who is ready to give only money. तो वो आप चाहते हो, और आपका बड़ा अजीब सा एक्सपेक्टेशन है कि सर पैसा दे दूँ ना, मैं कंट्रोल भी नहीं दूंगा, मेरे में ज़्यादा पूछना भी मत। तो फिर इस तरीके के प्रोपोजिशन में आपके इंटेंट समझ में आते हैं कि आप सिर्फ पैसा मांग रहे हो, कंफर्टेबल पैसा कोई नहीं देगा। वो अगर आपकी समझ है देन यू कैन अप्रोच। ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने वो सीड का, टू टेक इट टू द फार्मिंग लेवल एंड इंटेंट क्या चाहिए, या फिर क्या लेवल तक आपको खुद को रेडी करना चाहिए फंडिंग के लिए। लेकिन इवन बिफोर गोइंग फर्दर टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ फंडिंग, क्या चेक्स हम एंटरप्रेन्योर्स में चेक करना चाहिए बिफोर इवन गेटिंग टुवर्ड्स द सीड फंडिंग लेवल? क्या हद तक हमने स्टार्टअप पे काम करना चाहिए? क्या डे वन से हमने वरी करना चाहिए अबाउट रेजिंग अ फंड, या फिर हमने आइडिया को किस हद तक लेके जाना चाहिए कि ठीक है अभी स्टार्टअप पे बहुत सारा काम हो गया, नाउ लेट्स फोकस ऑन सीड फंडिंग? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए आपको ये समझना होगा कि आप जैसे हमने कहा कि अगर आप इस लेवल तक सोचते हैं कि मुझे इस कंपनी में कभी ना कभी फंड रेज करना है, तो आपकी जर्नी का जो स्टार्ट है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस तरीके का फंडामेंटल फाउंडेशन की ज़रूरत है जहाँ पे मैं अपने इन्वेस्टर को अपनी सही चीज़ को बेच सकता हूँ। तो सबसे पहले उनको क्लियरली ऑब्जेक्टिव सेट करना ज़रूरी है कि मैं अगर 6 महीने बाद अपने इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहता हूँ तो वो क्या पैकेज है जो इनफ होगा, जिस तरीके का मेरा आस्क है, जो वैल्यूएशन की मेरी एक्सपेक्टेशंस है उसको मैच करता है। तो आप एज ए कंपनी अपने कंपनी को बेचने के लिए मार्केट में निकले हो, तो आपको पता है कि जैसे आप एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उसकी राइट पैकेजिंग होनी ज़रूरत है, उसकी राइट पिच ज़रूरत है, उसको सही प्राइस में बेचने की ज़रूरत है, सब मैच होगा तब जाके। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना होगा कि ये एक प्रपोजल है, और जब हम प्रपोजल कहते हैं इट्स अ 2 साइड है ना कॉन्वर्जेशन। आप ये नहीं कह सकते हो कि जो मुझे चाहिए मैं है ना पुटअप कर रहा हूँ, सामने वाले को क्या चाहिए मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू सिलेक्ट दैट राइट पीपल टू whom आई नीड टू अप्रोच फॉर दिस काइंड ऑफ अ पैकेज। तो पहला, मेक अ राइट पैकेज विच यू वुड लाइक टू सेल। बेसिस ऑन दैट सेकंड, सिलेक्ट द राइट इन्वेस्टर एंड सिलेक्ट द राइट प्रपोजिशन फॉर दैट। ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज बहुत क्रूशल है, क्योंकि अगर आप सही कस्टमर्स तक सही तरीके से जाएंगे तो फिर चांसेस बनता है कि आपका ये
Correct. या अगर उसको फन वे में अगर समझने की कोशिश करे तो हमारे है ना कॉलेजेस में लड़के होते हैं जो वैलेंटाइन डे पे एक फूल लेंगे, वो हर लड़की के पास जाकर Randomly. ये करेंगे। उस अप्रोच से अगर आप इन्वेस्टर के साथ में जाएंगे तो ऑब्वियसली है ना, अगर इस पर्सन को हम लोग सही नहीं समझते तो वो भी आप सेम तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन, राइट प्रपोजल। थर्ड, यू शुड नो दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग मनी फॉर एज अ इंडिविजुअल, है ना, कि मैं मेरे लिए पैसा मांग रहा हूँ, आप कंपनी के लिए पैसा मांग रहे हो। तो आपकी कंपनी का फाउंडेशन है या नहीं है, आपकी कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, आपकी ड्यू डिलिजेंस के लिए तैयारी है, आप समझते हैं कि डाइल्यूशन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इक्विटी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, मेरा पेड अप कैपिटल कितना है, मेरा ऑथोराइज कैपिटल कितना है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सब है ना, ये फैक्टर निकल के हमारे ऑब्जर्वेशन में आया है। ज़्यादातर स्टार्टअप जो हैं अपना पैसा अपने बिजनेस में जैसी ज़रूरत है वैसा इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल 2 साल चला जाता है, कई बिजनेसेस में पैसा जेब से निकलता रहता है। अब वो पैसा कहाँ अकाउंटेबल है वो खुद उनको नहीं पता। तो वो अगर स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हैं तो वो जानते हैं कि मैं अपनी एफर्ट्स को वैल्यू करता हूँ, मैं अपने पैसे को वैल्यू करता हूँ, और वो उसको अकाउंटेबल तरीके से दिखाना भी आता है। तो ये जर्नी 3 स्टेजेस में अगर आप बांट लो कि मैं एक पैकेज बना रहा हूँ, सेकेंड में सही कस्टमर्स तक या सही इन्वेस्टर्स तक जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरी पूरी पैकेज को किस टर्म्स के बेसिस पे मैं आगे प्लेस कर सकता हूँ, तो चांसेस हाई हो जाते हैं। आपने मल्टीपल फंडिंग्स उठाई है खुद ने भी, तो क्या आपने मिस्टेक्स किए थे स्टार्टिंग की जर्नी में, या फिर कैसे आपने फिर वो रिवैम्प किया खुद को और फिर फंडिंग के लिए फिर आपको सक्सेस मिल गया? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने भी है ना एम्प्लॉयमेंट के बाद में शुरू किया था जर्नी विथ वेरी कंप्लीट ब्लैंक, कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो ऑब्वियसली आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे फर्स्ट स्टेज पे फंड्स मिल गए। लेकिन वो जो फर्स्ट फंडिंग थी वो डेस्परेट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक लिमिटेड बूटस्ट्रैपिंग की तरह शुरू किया। 6-7-8 महीना बिजनेस ग्रो हुआ, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब सही है, लेकिन कैश फ्लो मैनेज नहीं हो रहा है। स्केल हो रहा है लेकिन उतने रिसोर्सेज रेडी अवेलेबल नहीं है। तो एक ही थॉट था कि चलो जहाँ से भी पैसा मिल रहा है ले लेना चाहिए। ओके, सो नेवर बॉदर्ड कि उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। वो ज़रूर मिस्टेक थी। अब फर्स्ट स्टेज में जो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ फंड था वो मुझे 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे मिला, एंड आई वाज नॉट इवन बॉदर टू नेगोशिएट ऑल्सो। ठीक है, जो मिल रहा है अच्छा है, पैसा तो मिल रहा है। लेकिन आई रियलाइज बिकॉज आई गॉट अ राइट मेंटर, राइट माई फर्स्ट इन्वेस्टर, एंड उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड इवन इमीडिएट आफ्टर 11 months, because of that all proper learning, my valuation has jumped from 5 crore to 21 crores. It was not because my business has grown multifold, only because now I was in a better position to understand how to pitch, how to present, and how I can convince my investor with my that right logics that why this money is going to make benefit to them as well as to the company. तो अगर आप इस पूरे बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे पहले, तो शायद वो चांसेस हाई हो जाता है, बिकॉज इन्वेस्टर वो जानना चाहता है कि आप इस है ना पूरी जर्नी को किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके पास में एक अच्छी है ना व्हीकल है, सुपर कार है, लेकिन अगर आप उसको चलाने के लिए वो 30-40 स्पीड के लिए ही तैयार हो, तो बट ऑब्वियस है कि कोई चांस है ना, कोई लॉजिक नहीं बनता है। सो व्हीकल भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर भी इंपॉर्टेंट है, और आपको उस पूरी जर्नी को इवॉल्व करने के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा। तो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि मैं सिर्फ इस प्रोसेस में चल रहा हूँ और मुझे सेल्स करना है, प्रॉफिट्स बनाने हैं, उतना ही मेरी लिमिटेशन है। आपको एज ए एंटरप्रेन्योर भी इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंपनी के वैल्यूएशन को बढ़ाना है, इस कंपनी में उस राइट रिसोर्सेज को जोड़ना है जो आपके विजन और आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। क्या आप इसको कुछ सब मिस्टेक्स में डिवाइड कर सकते हो कि यार ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेस करते वक्त? जो मैंने अपनी गलतियाँ की वो मैं पुटअप कर सकता हूँ। पहला कि मैं आइडिया के साथ में बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील रखा खुद को, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट एरिया वो है, और 90% उसी में लगे रहे कि आइडिया बेस्ट कैसे होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे करेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, अकाउंट्स फाइनेंसेस को सही तरीके से पहले से प्लान नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हमें लगता है कि सेल्स अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे, बाकी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इट इज़ सिमिलर लाइक कि आप स्कूल में पढ़ रहे थे, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कर लिया,
बायोलॉजी नहीं किया या फिर एक सब्जेक्ट छोड़ दिया आपने और स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा रिपोर्ट कार्ड तो पासिंग आ जाएगा, तो वो गलती होती है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि आप शुरुआती दौर पे उस जगह पे ज़्यादा फोकस करते हो जो आपके कंफर्ट में रहता है। तो वो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमको सारी एंगल्स को देखने पड़ेंगे, सारे एस्पेक्ट को समझने पड़ेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आपने जितने भी पार्टनरशिप्स के साथ में काम कर रहे हो, वेंडर्स के साथ काम कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी ज़रूरी है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कुछ समय से कि ज़्यादातर डिस्प्यूट्स इसीलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक दूसरे के साथ में हेजिटेशन है बताने के लिए, चीज़ें अच्छी चल रही है तो ना शेयर कर रहे हैं, नहीं हो रही है तो हाइड कर रहे हैं, और कुछ अनसेड ये कंफर्ट होता है शुरुआती में कि मैं नहीं बता रहा, चलेगा, हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, लेकिन वही बाद में फिर बड़ा डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सही तरीके से करना चाहिए। थर्ड, जो मुझे एडवांटेज मिला, जो शायद मेरी प्रैक्टिस थी, कि जितने भी आप एफर्ट्स ले रहे हो आपकी जर्नी में, अपने पूरे इस प्रोसेस में, नो मैटर्स इवन इट इज़ अ मिनट्स ऑफ मीटिंग, यू आर मीटिंग सम इन्वेस्टर, यू आर मीटिंग योर क्लाइंट, यू आर मीटिंग योर कस्टमर्स, डूइंग सर्विस, तो अभी हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। उस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए और उसको एज ए एसेट इस्तेमाल कीजिए। शायद मेरी फर्स्ट फंडिंग मुझे इसीलिए मिली थी क्योंकि मेरे पास में वो सारे एविडेंसेस थे टू प्रूव दैट माई एफर्ट्स, कि जो मेरा बिजनेस है वो बिजनेस सही में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस रिसोर्सेज आई एम नॉट एबल टू पुल इट थ्रू। तो मैं दिखा रहा था कि मैंने इतने क्लाइंट्स को विजिट्स किया, इनके ये रिस्पॉन्स है, ये ईमेल एक्सचेंज है, ये लोग एग्री हो सकते हैं अगर मेरे पास में ये रिसोर्सेज रहेगा। अगर वो रिसोर्सेज मेरे पास एविडेंसेस रेडी नहीं होते तो शायद उसको वो लोग एजम्पशन की तरह ही देखते। तो जो आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, जितना डिटेलिंग में आपके पास में रिकॉर्ड्स रहेगा, शो दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट गुड इनफ एफर्ट्स एंड रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स। ये 3 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो मेरे ख्याल से जर्नी आसान हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि कॉलेज में जैसे लोग होते हैं कि रैंडमली लड़कियों को वैलेंटाइन डे के दिन फूल देते हैं, जस्ट एग्जांपल। हाँ या, तो इन द सिमिलर वे कि स्टार्टअप्स नाउअडेज आई हैव सीन क्वाइट ऑफ फेलो स्टार्टअप्स जो रैंडमली लिस्ट बनाते हैं इन्वेस्टर्स का और सबको पिच करते हैं। तो ये अप्रोच में आपको, जैसे आई ऑल्सो फील कि वो कहीं पे सही नहीं बैठ रहा है, तो हाउ टू फाइंड अ राइट इन्वेस्टर टू पिच? See, like I mentioned, more than finding them, I think we need to know the right protocol. You have to understand the other side psyche also, कि भाई आप ऐसे मेंबर को या ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे हो जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो एक ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप से गुजर चुके हैं, बिजी लाइफ से हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि आपकी हर चीज़ को डिटेल में पढ़े। तो कई बार हमारे पास इतने सारे ईमेल्स आते हैं तो हम उनको जंक में डाल देते हैं। सो हम उनको किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हुक होना चाहिए उस पूरी चीज़ में। सेकंड, आपको प्रोटोकॉल समझना होगा कि हम किस तरीके से उस पूरी जर्नी को ब्रेक करते हैं। तो कई बार अभी है ना, मार्केट में सिर्फ लोगों को लगता है कि एक अच्छे से पिच बना लो और पिच फिर ईमेल कर दो, पिच देखेंगे तो इन्वेस्टर रिस्पॉन्ड करेगा। पिच एक्चुअली समझना होगा कि जब आप पिच कहते हो, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू प्रेजेंट इन पर्सन विद समवन टू एक्सप्लेन इन डिटेल। आपके प्रेजेंटेशन पॉइंट से कई इंटरप्रिटेशंस बन सकते हैं, आप इतने इजीली अपनी बात को सही तरीके से शायद नहीं रख पाएंगे। सो फर्स्ट स्टेज शुड बी, यू शुड मेक योर एग्जीक्यूटिव समरी इन डिटेल इन ब्रीफ, विच शुड ट्रिगर फॉर कस्टमर, फॉर योर इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट। आइडिया क्या है, आपकी अभी तक की फाइंडिंग्स क्या है, क्यों ये बिजनेस इतना अच्छा है जहाँ पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो पहला स्टेज वो होना चाहिए कि आप एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाओ, आप उनको भेजो, और सेकंड स्टेज में फिर आप उनसे 1-to-1 के लिए रिक्वेस्ट करो कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारे समय तो ऑनलाइन भी इतना नहीं था, अभी तो ऑनलाइन बहुत इजी हो गया लोगों के लिए करना। तो 1-to-1 मिले, फिर एक्सप्लेन करे, प्रेजेंट करे। नाउ इन द होल दिस प्रोसेस यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि मुझे कौन से पॉइंट्स हाइड करना है, कौन से पॉइंट दिखाने हैं, किस पोर्शन पे मुझे ज़्यादा एम्फोसाइज करना है जिसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, मोनेटाइज कर सकता हूँ। ये समझ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तैयारी समझ में आती है, ये आप जानते हैं कि मुझे क्या बेचना है, देन यू कैन फिगर इट आउट दैट whom to approach. Second, like I mentioned earlier also, कि selection of right people is also important, कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो। कई बार वो रॉन्ग मैच की वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मे बी यू विल अप्रोच टू इन्वेस्टर, ही विल लिसन टू यू और ही विल से कि नहीं मैं नेक्स्ट स्टेज में या नेक्स्ट राउंड में डालूंगा।
लेट्स वेट कि आप और कितना कर सकते हो। तो आपको समझना होगा कि ऐसे लोग जो किस स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड है, क्योंकि एक सीड फंडिंग के लिए अलग इन्वेस्टर होता है, प्री सीड के लिए भी अलग माइंडसेट्स होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस भी अलग होते हैं। तो अगर आपकी प्रपोजिशन का मैच है और आप उन सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड एक्सपेक्ट 1-to-1 कॉन्वर्जेशन, जहाँ पे आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात सही तरीके से प्रेजेंट करने की और फर्दर निगोशिएट या नेक्स्ट करने के लिए। एंड थर्ड, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। आप यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई आप है ना, आप अपनी कंपनी सेल कर रहे हो, दे आर बिजी पीपल। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार, वो रोज़ 10 लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ है। तो आपको वो मोमेंटम बनाना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि रेगुलर हैमरिंग के बाद में वो चांस बने, वो पोजीशनिंग आए जहाँ पे आपको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तक पहुँचने के बाद में। यू कांट एक्सपेक्ट कि सब कुछ उस तरफ से आ जाएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो इंटरेस्ट क्रिएट करें और फाइनल स्टेज तक उसको क्लोजर तक लेके जाएं। करेक्ट। मैंने आपके एक सेशन में देखा था, यू हैव सेड दैट कि पिच, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पिचिंग, इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग। और आप किसको स्टोरी बता रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टोरी टेलिंग वाली जो पिच है, वो कैसे बिल्ड करें, जो डिटेल में हम किसी को बता सकते हैं? ये स्टोरी टेलिंग एक टर्म है। जैसे हम बचपन से है ना स्टोरीज सुन के, मूवीज़ देख के बड़े हुए हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि एक हीरो को इवॉल्व होते हुए, अगेंस्ट द चैलेंजेस को फेस करते हुए जीतने तक की जर्नी देखना है। अब अगर आपको बेचना है स्टोरी, अगर हम कहते हैं कि स्टोरी है, तो पहले तो डिसाइड करो कि आपकी स्टोरी का हीरो कौन है ना। अब उसमें एक आपका आइडिया हीरो हो सकता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो अचीवमेंट्स है, वो हीरो हो सकती है, या फिर आप एज ए इंडिविजुअल, आप एज ए एंटरप्रेन्योर हीरो हो सकते हो कि भाई मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं पूरे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में जानता हूँ। तो पहले तो हीरो डिसाइड कीजिए वो क्या है। और सबको अच्छा लगता है उस पूरी जर्नी को सीखना, समझने के लिए। हम भी बायोग्राफीज पढ़ते हैं या फिर है ना दूसरों की जर्नी से रेफरेंस या इंस्पिरेशन लेते हैं। तो वो स्टोरी इंस्पिरेशनल लगनी चाहिए सुनने में कि हाँ, दिस इज समथिंग दिस पीपल हैव ऑलरेडी अराइव्ड और अचीव्ड। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि वो 2 स्टेप ही क्यों ना हो, उसको इस तरीके से नरेट या इस तरीके से पोजीशन करे, वो एक विनिंग स्टोरी साउंड करनी चाहिए कि मैंने बहुत कुछ किया। और वो तभी पॉसिबल है जब आपने सही में उसमें कुछ एफर्ट्स लिया है। अगर आप जानते हैं कि मैं एक फर्स्ट स्टेज तक भी आया हूँ, लेकिन उस फर्स्ट स्टेज को अचीव करना आसान नहीं था, उस फर्स्ट स्टेज तक पहुँचने के लिए मैंने क्या एफर्ट्स लिए हैं, कितनी डिटेलिंग में काम किया है, आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो यू आर रिस्पेक्टिंग एंड गिविंग दैट जस्टिस टू दैट एफर्ट्स। एंड दैट स्टोरी टेलिंग, दैट स्टोरी, दैट होल विनिंग स्टोरी इज गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल। तो वो होना ज़रूरी है। तो आप अपने कैरेक्टर्स को सही समझिए, उसको सही तरीके से फ्लो में लाइए और खुद रिस्पेक्ट कीजिए जो आपने एफर्ट्स किया है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। हम मूवीज़ देखते हैं तो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरीज होती हैं जिसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी स्टोरीज, बहुत सिंपल स्टोरी जिसमें कुछ नहीं होता है लेकिन उसका फ्लो सही होता है, वो इमोशन के साथ कनेक्ट होता है, वो भी अच्छी लगती है। तो कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसकी डिटेलिंग में कितना आपने काम किया हुआ है, दैट विल मेक योर जॉब ईजी। वो आसानी से आप बेच सकते हो। करेक्ट। जो भी स्टार्टअप है बिगनिंग लेवल पे, क्या उनको MVP बनाना ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू फंडिंग, या फिर कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करें? अगेन लाइक आई मेंशन कि आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियरली पता होना चाहिए, लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए। आई डोंट से कि आपको MVP बनाना ज़रूरी है, बट अगर आपको पता है कि आप प्री सीड कंडीशन पे जा रहे हो, तो ऑब्वियस है जो अदर साइड निगोशिएट करेगा इन्वेस्टर, वो जानते हैं आपकी लिमिटेशंस को, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोपोजिशन मिलेगा। अगर आप प्री सीड कंडीशन पे जा रहे हो, आपको पता है कि मैं सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बाकी चीज़ों के लिए मुझे हेल्प की ज़रूरत है। सो उस स्टेज में जो वैल्यूएशंस मिलेंगे, जिस तरीके के प्रोपोजिशन सामने आएंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। MVP बनाने के लिए इसीलिए कहा जाता है, या फिर वो ज़्यादा बेटर तरीका है, रीज़न क्योंकि है ना, एवरीवन वांट टू सिट इन द रनिंग ट्रेन। वो देखना चाहते हैं कि आप सही में केपेबल हो उस पूरी जर्नी को आगे तक लेके जाने के लिए। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू द राइट पीपल टू एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड एग्जिबिट योर जर्नी एंड योर एबिलिटी टू परफॉर्म इन दिस स्पेस। तो बिना उसके अगर आप जाओगे तो आपका नैरो हो जाता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फिर आपको बहुत लिमिटेड लोगों से ही पॉसिबल चांसेस मिल सकते हैं।
अनलेस कि आपके पास में बहुत ही कुछ इनोवेटिव है, कुछ नया है और वो शायद सामने वाले को लग रहा है कि मैं इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ। अगर वो नहीं है, अगर आपकी आइडिया में वो उतनी यूनिकनेस नहीं है, बेटर है देन यू हैव टू वर्क ऑन अ परफॉर्मेंस. So you have to understand what exactly you can sell. Either you can sell your idea, your unique product, credibility of your whole this journey, और आप अपने परफॉर्मेंस को बेच सकते हो. तो ये अगर आपको क्लियर है तो फिर उसके बेसिस पे आप अप्रोच कीजिए, है ना. अगर आपके पास में वो यूनिकनेस नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास में प्रोडक्ट अच्छा नहीं है लेकिन मेरे प्रोसेस सिस्टम्स बेटर है, तो आप यहाँ पे आप प्रोसेस बेच रहे हो. तो प्रोसेस आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, प्रोसेस आप परफॉर्मेंस में ही दिखा सकते हो. तो बेहतर है कि पहले परफॉर्म करके दिखाइए. क्वांटम इज़ नॉट अ क्वेश्चन है. अब कई लोगों को ये डाउट होता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैपिटल नहीं अरेंज कर पा रहा हूँ, तो चिकन एक स्टोरी हो गई. अब 10 कस्टमर को तो एड्रेस कर सकते हो, 100 को तो कर सकते हो, एटलीस्ट उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस दिखा सकते हो. तो मैंने जब फर्स्ट मेरा सर्वे किया था तो मैंने 25 कस्टमर को खुद कॉल किए, खुद समझा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, उसका एनालिसिस बनाया, वही दिखाया इन्वेस्टर को. सर मैंने खुद बात की है. That was quite good enough for them. Correct. Because they agreed कि at least I have taken that my effort, and whatever I am saying and whatever I am challenging on that particular subject, so they have that logic to understand. They can challenge on that, they can validate it, they can cross check it. Correct. Since I have done it, I can answer it. Correct. तो quantum is not a question. You just need to prove कि मैं जो कह रहा हूँ उसके right evidences मेरे पास available है, और again and again I am pushing कि अपने एफर्ट्स, अपने जितनी भी आपके एक्शंस हैं उसको दिखाइए. वो आप बेच सकते हो. उनसे पता चलता है कि आप कितने सीरियसली इन्वॉल्व हो. सिर्फ आपका पैशन बहुत अच्छा है और आप बहुत बड़ा विजन देख के बैठे हो और बहुत बड़ा मार्केट साइज़ है और कल फंडिंग मिल जाएगी तो मैं इसमें कोई जादू कर दूंगा, वो एस्पिरेशन हो सकता है, एजम्पशन हो सकता है, बट एक्चुअल फैक्ट क्या है. आज अगर आप कह रहे हो कि मैं 10 करोड़ वर्थ कंपनी बना सकता हूँ, आज की डेट में आप 1 लाख भी मंथली नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कभी 10 लाख भी नहीं देखे, देन डेफिनेटली अदर साइड पीपल विल डाउट ऑन यू. सो एटलीस्ट शो दैट जर्नी, दैट एटलीस्ट मैंने 1 से 10 किया, 10 से 100 किया, सो दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट जर्नी दैट दिस गाय हैव दैट स्किल्स एंड एबिलिटी. जो 1 से 10 पहुंच सकता है, 10 से 100 पहुंच सकता है, देन ही कैन रीच टू 10 लाख आल्सो. दैट इज समथिंग नीड टू बी सोल्ड. करेक्ट. Many a times we discuss about two terms like proof of concept POC और MVP minimum viable product. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्या स्टेजेस पे इस पे काम होता है? देखिए, मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट हम जब कहते हैं तो इन दैट सिचुएशंस यू हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज रेडी अवेलेबल विद यू. सो यू नो दैट मेरे पास टीम नहीं होगी, मेरे पास में उतनी मार्केटिंग स्पेंड नहीं होगा, मेरे पास में शायद उतना फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश दिखाने की एबिलिटी नहीं है. सो यू जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज योर ऑल दैट, है ना, चांसेस कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट क्या प्रोड्यूस करके दे सकता हूँ. सो अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है कि वो असेंबल प्रोडक्ट हो, उसकी फिनिश्ड कंप्लीटली रेडीनेस नहीं है, लेकिन वो एक फंक्शनल प्रोडक्ट है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. दैट इज गुड इनफ. एटलीस्ट यू कैन जस्टिफाई दैट. POC is something like complete proof of concept that you have chosen selective market, you have chosen that selective customer base, and now you are showing complete proper revenue in the company. आप दिखा रहे हो कि हाँ मेरी कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके अंदर किस तरीके के प्रॉफिट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मेरी कंपनी की प्रोजेक्शन क्या बन सकती है, मेरे पास इन पाइपलाइन क्या बिजनेस रेडी है, मैं किस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, किस वेंडर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे रिसोर्सेज क्या है, और मुझे फर्दर ग्रो करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो उसकी क्लैरिटी आपके पास है. तो इन POC लेवल यू आर ऑन द ग्रोथ पाथ, यू आर नॉट ऑन द स्टेज वेयर यू हैव अ डाउट ऑन सस्टेनेबिलिटी. लेकिन MVP लेवल पे आप सर्वाइव कर रहे हो, आपको सस्टेन करने के लिए जाना है, और ग्रोथ के लिए तो नेक्स्ट स्टेज है. तो आपको MVP लेवल पे फंड्स चाहिए टू बिल्ड दैट राइट फाउंडेशन टू स्विच फ्रॉम सर्वाइवल टू सस्टेनेबिलिटी. And POC में from sustainability to growth, there is a big difference. Right. Like you previously said कि जैसे हर एक एंटरप्रेन्योर का एक गोल होता है कि why is doing this business. जब वो गोल सेट करता है and he enters into the business, काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि even मैंने भी वो किया है मिस्टेक कि हर बार मैं वो 5 साल के बाद का जो पिक्चर है उस पर सोचते रहता था कि ये इतना बड़ा कंपनी रहेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी, और फिर वो कहीं पे एक डर भी रहता था मन में कि वो कैसे होगा, क्या चीज़ें होगी. तो धीरे धीरे तो मैंने मेरे हिसाब से आई वॉज लाइक बूटस्ट्रैपिंग, मैंने उसके हिसाब से उसको माइलस्टोन में डिवाइड करके चालू किया. लेकिन
एक अर्ली स्टेज फाउंडर के लिए आप क्या बताओगे कि वो कैसे माइलस्टोन में डिवाइड करेगा और फोकस ऑन बेबी स्टेप्स रादर देन वरिंग अबाउट द बिगर पिक्चर? करेक्ट। सी आई थिंक समझने की ज़रूरत है कि एस्पिरेशन, विजन और गोल ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। एस्पिरेशंस रोज़ चेंज होते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी जर्नी को देखेंगे, जब हमने बिज़नेस शुरू किया तो लगा कि हाँ 1 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है, फिर 1 करोड़ होने के बाद में लगा कि 10 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है, फिर 100 करोड़ बड़ा पैसा है। तो एस्पिरेशन चेंज होते रहेंगे, एट द सेम टाइम गोल भी चेंज होंगे। लेकिन एस्पिरेशंस की कोई डिफाइंड टाइमलाइंस या फिर इस तरीके के टर्म्स उसके साथ लॉजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं कि मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, है ना। विजन और मिशन में भी डिफरेंस होता है। विजन हो सकता है कि आप आइडियोलॉजिकली क्या बदलाव करना चाहते हो, है ना, वो स्टैटिस्टिक्स के साथ नहीं जोड़ा जा सकता उसका। लेकिन गोल इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रिसाइज, समथिंग विच विल कनेक्ट विद टाइमलाइंस, with your clear milestones. I always suggest being an entrepreneur, you should always think that my first milestone क्या होना चाहिए, okay? Because it's better, because for any entrepreneur, I think sense of achievement is the biggest drive. क्योंकि अगर आप ये जो प्लान कर रहे हो उसमें अचीवमेंट नहीं नज़र आ रही है तो कहीं ना कहीं फिर आप एग्जॉस्ट होते हो। सो रादर देन थिंकिंग लाइक कि मैं बहुत बड़ा करूँगा, इट्स बेटर ब्रेक डाउन दैट इनटू पीसेस। आपके एस्पिरेशंस और आपका विजन बड़ा रखिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है, दैट शुड बी डिफरेंट प्लान, बट योर एक्चुअल एक्शन प्लान शुड बी प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड विद अ वेरी प्रिसाइज स्मॉल माइलस्टोन्स। कि मैं 2 दिन के बाद ये करना चाहता हूँ, इस महीने में मेरा ये प्लान है, ये टारगेट अचीव करना है। वो करते जाएंगे तो आपको वो अचीवमेंट की सेंसिंग रहेगी और आप अपनी डायरेक्शन को बेटर कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग ये 2 चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उनके एस्पिरेशंस उनकी एक्चुअल गोल माइलस्टोन्स के साथ में मैच नहीं करते, क्योंकि वो और उसको कहीं ना कहीं वो फिर बर्डन की तरह कैरी करते हैं कि मैं 1 करोड़ करना चाह रहा था लेकिन हुआ सिर्फ 25 लाख ही। अब वो 25 लाख भी अचीवमेंट है अगर आप उसको उस तरीके से देखें, या तो फिर आप दुखी हो कि मैं नहीं कर पाया 1 करोड़। बट यू शुड नो द वेरी क्लियर लॉजिक कि मैं क्या पॉसिबल चांसेस है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज क्या कर सकता हूँ और उसको कैसे बेटर किया जाए। अर्ली स्टार्टअप के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ ये प्रूव करें, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कितना बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ, उसमें मेरा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उसकी जो रन रेट्स है या जो उसकी पैरामीटर्स हैं वो मुझे हेल्प कर रहे हैं प्रूव करने के लिए कि अगर मुझे बेटर रिसोर्सेस मिल जाएं तो मैं इसको मल्टीफोल्ड ग्रोथ करने के लिए आगे यूज़ कर सकता हूँ। तो आपका ना आपको जस्टिफाई करना है आपकी उस कैलिबर को, उस स्किल्स को, ना कि ये प्रूव करना है कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। वो नेक्स्ट स्टेज की बात है, वो आगे की बात है। सो ब्रेक डाउन योर माइलस्टोन्स विच इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल टू अचीव एंड इंक्रीज द स्पीड। आप स्पीड बढ़ा के उसको अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पहला ही माइलस्टोन इतना लंबा रखा है जिसे अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जा रहा है तो फिर ऑब्वियसली आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, आप है ना, आपको उतने सही रिसोर्सेज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और सिंस वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने बड़े विजन को, गोल को भी चैलेंज करने लग जाते हो। तो 1 साल 2 साल के बाद आपको लगता है कि या तो मैं सही नहीं सोच रहा हूँ, ये गलत है। और कई लोग ये कहते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो गिव अप क्या करोगे आप? जब आपके पास है तो गिव अप करोगे, है ना, तो कुछ है नहीं उसको क्या गिव अप करना है। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ कि मैं क्या पॉसिबली अचीव करना चाहता हूँ और उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैं फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करना चाहता हूँ, उसके पीछे मेरी क्या रीजनिंग है, मैं उसको अचीव करने के बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप में उसका क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो वो अगर आपको मैपिंग सही तरीके से पता है देन आई थिंक इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। एस्पिरेशंस, विजन्स विल कीप ऑन चेंजिंग, मार्केट विल चेंज, थिंग्स विल रिमेन नॉट गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। तो उसको सिर्फ आप अपने फोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो कि हाँ मैं एक बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, दैट यू कैन यूज एज अ सपोर्ट टू ड्राइव योर दिस होल एक्टिविटीज, बट नॉट टू रियली थिंक लाइक कि मैं तो यूनिकॉर्न बनूंगा तभी हैप्पी हूँगा, बिकॉज दैट्स नथिंग इन एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी तब कहीं जाके वो अचीव होगा। बेटर कीप योर स्टेप्स वेरी स्मॉल, break your milestone into pieces, have that sense of achievement and keep driving. Correct. जैसे आपने कहा कि हर एक को यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनना है, तो ये एक नोशन भी हो गया है अर्ली स्टेज फाउंडर्स में कि क्या फंडिंग उठाना है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनना है। तो कहीं पे सस्टेनेबिलिटी पे हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि मल्टीपल फाउंडर्स जो फेल हो रहे हैं, मे बी दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कि सस्टेनेबल मॉडल कैसे बनाए।
तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? See, obviously, I think everyone should have their own goals and own journey. यूनिकॉर्न क्यों बनना है ना? अगर आप 10 रुपए की चीज़ बेचते हो और अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपको फिर यूनिकॉर्न बनने की ज़रूरत नहीं है. एक अच्छे एग्जांपल की तरह देखिए कि एक मूवी का बजट होता है. एक मूवी बनती है 100 करोड़ की और बिजनेस करती है 125 करोड़ की. ओके. दूसरा अदर साइड कि एक मूवी बनती है 15-20 करोड़ की और वो बिजनेस करती है 100 करोड़ की. तो कौन सा प्रॉफिटेबल वेंचर है? लेकिन ज़्यादातर लोग वो बड़ी मूवीज़ को ज़्यादा देखते हैं. क्यों? क्योंकि उतना इन्वेस्ट किया गया. बट एज अ बिजनेसमैन आई एम हैप्पी विद दैट स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ना जिसमें मैंने सिर्फ 15-20 करोड़ लगाया. तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. आप कस्टमर की तरह मत देखिए अपने बिजनेस को. सो एज ए ऑडियंस यू आर ना ट्राइंग टू सी कि मैं तो 100 करोड़ की बिजनेस ही बनाऊंगा. बट एज अ बिजनेसमैन यू शुड थिंक फ्रॉम अदर साइड कि भाई मैं तो 20 करोड़ का बिजनेस करूंगा, 100 करोड़ कमाऊंगा. दैट्स अ लॉजिक. सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी ना वेरी क्लियर कि मुझे मेरे पूरे इस जर्नी से क्या चाहिए. मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, मैं एक लेगेसी क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं अपनी बहुत बड़ी टीम क्रिएट करना चाहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता हूँ. एंड दैट शुड बी योर गोल. यूनिकॉर्न बनना है नहीं बनना है, दैट शुड बी अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल कंपनी फ्रॉम द बोर्ड. क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस सब चीज़ को ड्राइव करने वाले. आप यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट होल जर्नी ऑन दैट होल प्रोसेस. तो आप अपने ऊपर इतना बर्डन ना लीजिए कि सब कुछ ही आपको लगे कि मैं सब अकेला करने वाला हूँ या कर सकता हूँ. As soon as you will have different partners in your business, you are just a part of that company. You are just a shareholder and stakeholder of your company. जितना आपकी स्टेक होल्डिंग है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप सही तरीके से कर लो and you should feel happy about it. Like we discussed कि resources साथ में चाहिए, राइट फाउंडर्स, राइट टीम चाहिए. इसको कैसे सिलेक्ट करें वो भी हमने देखा. लेकिन कहाँ से ढूंढे ये लोग? हो सकता है कि फ्रेंड्स और फैमिली में मिल भी जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो बाहर कहाँ ढूंढेंगे? कम्युनिटीज़ में जाएंगे या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक अप्रोचेस है जहाँ पे हम हाँ पता है कि ये लिंक्डइन पे अप्रोच करने पे मिल जाएगा या फिर करना भी किसी पे अप्रोच है. ये मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है इसमें. मैंने भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए कि मेरे पास आइडिया है, मैं काम करना चाहता हूँ उस पर, लेकिन मैं सिर्फ 1-2 ही रोल प्ले कर सकता हूँ. मुझे अभी चाहिए टीम में साथ काम करने के लिए. कहाँ से लाऊंगा वो लोग? तो इसको कैसे? तो विशाल ये बड़ा इन प्रिंसिपल है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन किसी और को पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप से पूछें. 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं यहाँ पे. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप किस तरीके से कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से अपने इस पूरे रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोच करते हैं, क्योंकि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे एक अच्छा इंटरेस्टिंग मेरे को याद आता है कि एक इंटरव्यू में मैंने नवाजुद्दीन जी का ना इंटरव्यू देख रहा था. तो मॉडरेटर उनसे पूछ रही थी या इस तरीके से उन्होंने कहना कोशिश किया कि आप अब तक एक्टर नहीं थे, आपकी लाइफ अलग थी, अब आप एक्टर बन गए हो. तो उनका बड़ा अच्छा आंसर था कि एक्टर तो मैं पहले भी था लेकिन मेरे पास काम नहीं था. राइट. दैट वाज अ काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस द गाय वाज हैविंग कि मैं जानता हूँ मेरे स्किल्स को, मैं एक्टिंग जानता था, मैं सीखा हुआ एक्टर हूँ. तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड, अगर आप ये फील्ड से हो, उस डोमेन से बिलोंग करते हो और आपको नहीं पता है कि आप इर्द गिर्द उस सही लोगों तक कैसे पहुँचें, तो शायद अभी आप तैयार नहीं हो. अगर एज ए एस्पायरिंग या स्ट्रगलिंग एक्टर की जर्नी देखी जाए तो उन्हें पता है कि वो एक अच्छा एक्टर है, वो स्किल्ड एक्टर है, या फिर उनमें वो प्रतिभा है कि वो जाके कैमरा फेस कर सकते हैं. तो बट ऑब्वियस है कि वो रास्ते ढूंढते हैं. वो डायरेक्टर्स के पास जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाते हैं. तो ये जर्नी आसान तो नहीं रहती है, किसी के लिए भी नहीं रहती है. तो आपके लिए भी आसान नहीं रहेगी. अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि मैं कैसे ढूंढूं, तो ये क्वेश्चन किसी और से पूछने से पहले खुद को पूछना ज़रूरी है कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मैं बेच सकता हूँ, और अगर मैं उन लोगों के इर्द गिर्द नहीं हूँ तो मैं सही जगह पे नहीं हूँ. अगर एक साइंटिस्ट है, वो ये क्वेश्चन पूछे कि मैं कैसे इसको क्रिएट करूँ, तो घर बैठे तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं. उनको उसी लोगों के इर्द गिर्द जाना पड़ेगा, लैब जाना पड़ेगा, साइंटिस्ट लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा. तो आपकी कंपनी आपको चेंज करने की ज़रूरत है. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और ये इमीडिएट एक्सपेक्ट करना कि कोई मेरा पार्टनर बन जाएगा, इससे पहले बेटर है कि उस कम्युनिटी को या उस तरीके के लोगों के साथ इर्द गिर्द रहना ज़रूरी है. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके सर्कल में कम से कम कुछ एंटरप्रेन्योर्स होने ज़रूरी है. अगर वो नहीं है तो फिर आप
अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे। तो एक एक्टर को एक्टर्स के अराउंड रहना ज़रूरी है, एक स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन के अराउंड रहना ज़रूरी है। एक स्पोर्ट्समैन नहीं कह सकता कि मैं तो घर पे बैठ के ही सब कुछ कर लूँगा, उसको ग्राउंड पे जाना ही पड़ेगा। सिमिलरली एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, बिजनेसमैन के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा, आपको आपके पार्टनर्स मिलेंगे। और फाइंडिंग अ पार्टनर इज़ नॉट ईजी जॉब। जब हम शादी भी करते हैं तो आसान नहीं होता है, ये तो उससे भी टफ है। ये उससे टफ है। एंड इट इज़ मोर अबाउट कमिटेड रिलेशनशिप, क्योंकि आप एक किसी भी जर्नी में एक अफेक्चुएशन के साथ शुरू ज़रूर करते हो, लेकिन एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। तो वो सब जर्नी को आपको सही तरीके से नर्चर करते हुए सही डिसीजंस लेने होंगे कि वो आपके लिए सही पार्टनर हैं, सही है ना वेंडर है, सही कस्टमर्स हैं। अगर ये बात को आप तैयार हो, इस जर्नी को पास करने के लिए तैयार हो, तो आपको आपके पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं जर्नी में, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मेरे पास आइडिया है, काम करना शुरू कर देता हूँ, टीम आ भी गई, 4-5 लोग मिल गए, चालू कर दिया काम, बट दे माइट नॉट बी अ फ्यूचर को फाउंडर्स। आपके एक सेशन में भी देखा था मैंने कि यू सेड कि आपकी जो टीम है हो सकता है आगे चल के आपके को फाउंडर्स ना बने। सही बात। तो ये कैसे इसको टैकल करें कि किसके साथ किसको को फाउंडर बनाना चाहिए, किसको सिर्फ टीम में रखना चाहिए, ये सब चीज़ें पे कब डिस्कशन होना चाहिए कि को फाउंडर बनेंगे। अभी आइडिया पे लेवल पे शायद वो डिस्कशन ना भी हो तो बेहतर है। तो ये कब कौन से स्टेज पे जाके ये डिसाइड करना चाहिए कि लेट्स हैव अ को फाउंडर्स टीम नाउ। So it's not necessary that you should decide that what stage you can really find right people to be along with your company. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके पार्टनर्स आप चूज़ करना चाहते हो वो आपके बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नॉट इन योर जर्नी। ज़्यादातर लोग ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जहाँ पे वो उनकी इंडिविजुअल लैकिंग्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए पार्टनर्स ढूंढते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैं पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। लेकिन आपको समझना होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव या आपकी जो जर्नी है वो आपकी कंपनी को बिल्डअप करने के लिए है। तो उस कंपनी के लिए जो ज़रूरी है, क्या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पार्टनर लेने के लिए तैयार है। अगर आप कह रहे हो कि आज मुझे फंड्स रेज़ करने हैं, किसी ने मुझे अश्योर किया कि मैं तुम्हारे लिए फ़ंड रेज़ करने में मदद कर दूंगा, तो आप उनको स्टेक देने के लिए हो जाते हो तैयार। लेकिन वो आगे फर्दर आपकी जर्नी में क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। आफ्टर दैट फंडिंग योर एक्चुअल रियल जर्नी विल स्टार्ट, बिकॉज देन यू आर कमिटेड टू योर ऑल प्लान्स, यू हैव टू प्रूव एंड डिलीवर योर परफॉर्मेंसेज ऑल्सो। दैट स्टेज इफ दैट पार्टनर इज नॉट विथ यू, देन ही विल बिकम अ लाइबिलिटी फॉर यू। सो द पार्टनर शुड बी समवन लाइक, पार्टनरशिप का मतलब ही ये होता है कि इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन कि उसका पोर्शन में रेशो होता है। जैसे हम है ना, एक फैमिली होती है तो बच्चे की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बड़ों है ना, हस्बैंड वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीनियर्स की भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे रेशो में नहीं बांट के देखा जा सकता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसी तरीके से बिज़नेस में भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि वो आपके पूरे बिजनेस में इन लॉन्ग टर्म आपके वो विजन, एस्पिरेशंस, गोल को अचीव करने में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इट शुड बी इन इंटरेस्ट ऑफ योर बिजनेस, नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ योर जर्नी। अगर वो आपको क्लियर पता है देन यू कैन ऑफर, बिकॉज आपको पता है कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट भी करेंगे, उतनी स्टेक भी लेंगे, उतनी जिम्मेदारी भी लेंगे। दैट शुड बी द पैरामीटर, दैट शुड बी द कंडीशन टू इन्वॉल्व समवन इन योर बिजनेस और इन योर जर्नी। राइट। एक होता है ना कि स्टार्टिंग में मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है। कोई फिर फैमिली फ्रेंड्स या फिर कोई बोल देता है कि आई विल फंड यू, लेकिन मुझे इतना स्टेक्स चाहिए, आई वांट टू बिकम योर को फाउंडर बट आई जस्ट फंड योर बिजनेस, आई नॉट वर्क विद यू अलॉन्ग साइड। तो ऐसा जो माइंडसेट है जिसका, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? आई थिंक फंडिंग के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं, वर्जन्स हैं। इक्विटी फंडिंग इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, है ना। उसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। आप डेट फंडिंग कर सकते हो, डिबेंचर्स ऑफर कर सकते हो, आप परफॉर्मेंस ड्रिवन कंडीशंस के ऊपर इक्विटी दे सकते हो, प्रेफरेंसेस दे सकते हो। तो आपको अगर वो क्लैरिटी है कि मैं किस कंडीशंस पे और किस पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ, देन देयर इज़ अ गुड चांस। अब अदर पर्सन कितना समझेगा, क्योंकि जिसको इन्वेस्ट करना है उन्हें सिर्फ पैसा नहीं देना है, since because the person is going to be a part with your company, he is also carrying some responsibility along with. एक पैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वो समझेगा अगर आप उसको सही तरीके से पुटअप करेंगे। तो अगर किसी से आप पैसा ले रहे हो और उसे इंटरेस्ट है कि मुझे इतने टाइम के बाद में उसका सिर्फ
रिटर्न्स चाहिए, तो आप उस कंडीशंस पे उस पर परफॉर्मेंस की तरह आप बात करो। ज़रूरी नहीं है कि सबको सिर्फ इक्विटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि इक्विटी दे के क्या फ़ायदा अगर वो रिटर्न्स में कन्वर्ट ना हो पाए और सामने वाले पर्सन को ना उस इक्विटी की वैल्यू पता है, ना उसे ये समझ है कि इसका क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है और फर्दर इन जर्नी उसके क्या बेनिफिट्स निकाले जा सकते हैं, देन आई थिंक अननेसेसरीली हम अपनी तरफ से ही ज़बरदस्ती प्रपोज करते हैं कि मैं आपको इतना इक्विटी दे दूंगा, इतना पोर्शन दे दूंगा, और देन इट विल बिकम अ लाइबिलिटी फॉर यू। बेटर पुट अ राइट प्रपोजिशन, अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि क्या कंपनी के लिए सूटेबल होना चाहिए। आज के डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स रेज करना चाहते हो तो डेट फंडिंग सही है, वेंचर डेट सही है ना, या फिर आप गवर्नमेंट स्कीम को अप्लाई करना चाहिए या फिर इक्विटी ऑफर करना चाहिए। अगर आपको खुद ही पता नहीं है देन ऑब्वियसली अदर साइड इज़ गोइंग टू डिमांड एंड डेस्परेटली आपको जो सही लगेगा वो आप डिसीजंस ले लोगे। इसीलिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आप क्या प्रपोज कर रहे हो और उसकी क्या आने वाले समय पे इम्पैक्ट्स बनेंगे आपके बिजनेस के लिए, आई थिंक देन इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू कन्विंस पीपल इजीली। करेक्ट। तो लाइक फंडिंग उठाने के लिए उसको को फाउंडर बनने की जरूरत नहीं है, देयर आर अदर वेज ऑल्सो कि फंडिंग उठा सकते हैं। See, co-founder is a big responsibility. जहाँ पे co-founder is more like that the person is taking particular responsibility, sharing that responsibility to ensure that whatever visions, plans you have, both together are going to achieve that in that respective responsible what your people have decided. अगर वो कोई responsibility नहीं ले रहे हैं और सिर्फ एक one of the factor से fulfill कर रहे हैं, then it makes no sense because then you are taking more burden on your shoulder. क्योंकि वो पैसा दे के बैठ जाएंगे, उसके बाद में फर्दर सारी जिम्मेदारी आप पे आएगी। परफॉर्म नहीं करेंगे तो देन अगेन इट विल बिकम अ हेडेक फॉर यू, क्योंकि वो आप उनके लिए आंसरेबल हो। सो अगर आपको फाउंडरशिप चाहिए तो आप क्लियर टर्म्स के साथ में बात करना चाहिए कि भाई ये जिम्मेदारी है, इसकी ये रिस्क ना एनालिसिस आप पुटअप कर रहे हो क्लियरली कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर उस रिस्क के साथ में कोई ज्वाइन करना चाहता है, उस जिम्मेदारी को लेना चाहता है, देन यू कैन कॉल हिम अ को फाउंडर। करेक्ट। It should not be someone that who is simply fulfilling something which is really need of the current situation. It should be something which is going to fulfill your bigger goal, bigger responsibilities. क्योंकि फंडिंग तो बाद में भी आ जाएंगी, स्टार्टिंग के थोड़े से फंडिंग के लिए किसी को इक्विटी देना might not be. And more than that, you can't assume and presume that post funding everything will go great. Funding is one of the resource. Funding is something which is not ensuring your success. It is not giving any 100% guarantee on your solutions. It is just one of the resource. Through that resources you can find that right solutions for your company. कई लोग फंड्स रेज करने के बाद में जो प्लान्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और आपने सुना भी होगा कि आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर्स जो 1 इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन 10 कंपनीज, 2 or 3 companies normally really perform well with what they are projected to. Rest of the people either survive or fail. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि प्लान तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उतने राइट स्किल्स, राइट रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो कई बार इट्स ना बिजनेस अर्ली फॉर द मार्केट होता है, कई बार बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाती है तो आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उस एजम्पशंस और प्रोबेबिलिटीज़ के बीच में ही आपकी पूरे बिजनेस प्लान का असेसमेंट होता है। अब अगर आपकी प्लानिंग सही है, प्रिपरेशन सही है, तो चांसेस है कि वहाँ पे टॉलरेंस लिमिट कम हो जाती है। बट फंड कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आपको कोई एश्योरेंस नहीं देता है, तो उसको एक सॉल्यूशन की तरह ना देखे, रिसोर्स की तरह देखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक होता है ना कि हमने काफ़ी बार सुना है कि पिच देते वक्त इन्वेस्टर आस्क कि इतना पैसा दे देंगे लेकिन पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए, तो समटाइम्स दे डोंट हैव आंसर कि ये पैसा कहाँ यूटिलाइज करना है। करेक्ट। तो क्या जैसे कैटलिस्ट होता है कि स्टार्टिंग में पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक राइट मेंटरशिप की, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो ये कैटलिस्ट कैसे रोल प्ले करते हैं और ये कैटलिस्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं स्टार्टअप्स? उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, राइट? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन टू बी क्वेश्चन विथ योर ओन प्लानिंग कि भाई आप क्लियरली डिफाइन कर लो अपने रिक्वायरमेंट्स को। अगर आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, आपने उसको सही तरीके से असेस किया हुआ है, तो आप खुद को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये मैं अपने खुद के कैलिबर पे, अपने रेफरेंसेस पे, अपने कॉन्टैक्ट से अरेंज कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे सही में एक्चुअल पैसे की ज़रूरत है। शुरुआती दौर में ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि मैं है ना ऐसा ना इस तरीके के टर्म्स या कंडीशन ना हो कि जब पैसा आएगा तभी मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा या चलेगा। अगर वो कंडीशन है मीन्स यू आर रेडी टू बी अ लीड ऑफ योर कंपनी, आपको वो आंसर्स को ढूंढने पड़ेंगे।
आपको फंड्स को रिसोर्स की तरह देखना होगा, और ये वन ऑफ द रिसोर्स हो सकता है कि मैं अगर मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मुझे एक IT सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, वाई शुड नॉट क्वेश्चन दैट मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ, कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, मैं किसी सही पर्सन के साथ में काम कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा एटलीस्ट मिनिमम फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करने में मुझे हेल्प मिल जाए। अगर वो आप नहीं ढूंढ रहे हो और नहीं ट्राई कर रहे हो तो यू आर इन योर कंफर्ट जोन, यू आर सिंपली ट्राइंग अ ईजी सॉल्यूशन, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट समवन विल गिव मनी टू मी एंड आई कैन सिंपली यूज़ दैट मनी टू फाइंड दैट राइट रिसोर्सेज। वो आपके लिए सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव फर्दर जाने की नहीं है, फाउंडेशन बनाने की है। और फाउंडेशन बनाने के लिए आपके पास खुद वो तैयारी नहीं है कि आप उस रिसोर्सेज को अपने साथ में जोड़ सकते हो। आपको वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना भी नहीं आता है, आपको उस रिसोर्स को अप्रोच करना भी नहीं आता है। सो पैसे के बाद में भी वो ट्रायल एरर ही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज है, एंड आई थिंक मैक्सिमम इन्वेस्टर्स वांट टू सी दैट हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर क्रॉसिंग दिस लिमिट, कि वो ये सब कर चुका है, वो जानता है कि सही वेंडर कैसे ढूंढना है, सही पार्टनर कैसे ढूंढना है, सही रिसोर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उसको निगोशिएट करना आता है कि नहीं आता है, वो अपने बिजनेस एक्यूमेंट के बेसिस पे कितना आगे बढ़ सकता है। अगर है ना, इंडिया में बहुत बोलते हैं कि जुगाड़ का एक फैक्टर है, तो वो ये वही है कि इनिशियल फेज में विथ योर जुगाड़ प्रैक्टिसेस एटलीस्ट आप उस स्टेज तक अपने आप को प्रूफ कर पाते हो कि मेरे पास वो एक्यूमेंट है कि मैं किसी भी कंडीशन में अपने लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ। और किसी भी स्टार्टअप के लिए सर्वाइवल इज़ द बिगेस्ट, है ना, क्वेश्चन और टर्म, कि अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकता है देन यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि मैं पैसा लूँगा तो जादू हो जाएगा। देन यू आर टेकिंग बिगर रिस्क एंड बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा आने के बाद में सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, पैसा आने के बाद में साथ में जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। और अगर आप इस इनिशियल फेज़ के लिए तैयार नहीं हैं तो नेक्स्ट फेज़ के लिए भी आप रेडी नहीं हैं। That people need to really distinguish and understand. So if you are failing on that, work on yourself, understand the basics, take help from right people, build yourself, evolve yourself, and then go for the next step. Correct. ऐसे कुछ स्टार्टअप्स है जो स्टार्टिंग से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ कैटलिस्ट चाहिए, उनको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं जो कि इन फॉर्म ऑफ गाइडेंस या फिर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको मे बी एक बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी खड़ा करके देंगे या फिर कुछ अलग रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी करके देंगे। डू दे डू इट इन द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, या फिर ये कैसे होता है? ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोपोजिशंस होते हैं। अब आपको किस डिपार्टमेंट में, किस एरिया में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब अगर समझो, कंसिडर कीजिए कि आपका बिजनेस सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मैं अगर पर्टिकुलर इस सेगमेंट में, इस वर्टिकल में, पॉसिबली मेरा B2C में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, लेकिन शायद B2B के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ या मेरा उतना नेटवर्क नहीं है, देन इट्स बेटर टू गो टू द राइट पीपल। बट एनीवेयर you are doing any kind of a collaborations or alliances, be very sure that what kind of a right proposition you are offering to the right people. Don't try to ride or don't try to sell your equity to them so easily. और अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर मैंने उसको 10% इक्विटी या 5%, 2% भी ऑफर कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट इन द लॉन्गर टर्म व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेडी टू टेक। ही शुड नॉट बी समथिंग कि मैं सिर्फ इतना ला के दे दूँगा और मुझे 2% दे दो। ही इज़ अ लाइबिलिटी टू यू। बेटर put a very clear performance condition and your expectations very clearly on the table कि आपको continuously ये performance देना पड़ेगा। You can put very clear conditions also that कि इतना performance नहीं हुआ तो I should have that right to take my shares back on the fair value, तो आपको premium benefits नहीं मिलेगा। So value your equity, because equity is not only about number of shares, it's a partnership or it's a pie of business you are giving to someone, and he or she can become a liability. एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट कि सिर्फ वो वहाँ तक लिमिट होता है, बिकॉज सिंस दे आर अ साइनिंग अथॉरिटी ऑन योर ईच एंड एवरी एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर। मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ आपके पास नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, हर राउंड में जब आपके पास नया एग्रीमेंट साइन करना है तो उतने लोगों के पास जाना, उनसे वो सब वापस साइन करवाना, उनको एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक भी कोई पर्सन उसके ऊपर अगर नहीं कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है, then it will become a roadblock for your company. So don't put yourself in such conditions where those people will not going to contribute or they will not be an asset to you, they will become a liability. Performance के साथ डिमांड करो and that authority has to be come from within yourself, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को सही तरीके से ड्राइव कर रहे हो, आपको अपने प्लान्स पे कॉन्फिडेंस है, आप सही तरीके से उसको मूव कर रहे हो,
then you can always demand as much as best possible from the other side also. That is what called partnership or whatever relationship you are going around with that person. This also goes to the point जो हमने पहले डिस्कस किया था कि Absolutely. you have to look for the investor who are appropriate for your business. Absolutely. Otherwise it will create a roadblocks for you. Correct. So don't only think that money is the solution for you. वो इन्वेस्टर आपको क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, और आपको अपनी कंडीशंस क्लियरली पता होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं पता. अब मुझे फर्स्ट स्टेज में पता था मैं अकाउंट्स फाइनेंसेस में वीक हूँ. देन दैट वन पर्सन हु हैज़ कम ऑन बोर्ड टू मी, द काइंड ऑफ इनपुट्स एंड इन्फॉर्मेशन आई रिसीव फ्रॉम दैट सोर्स हैज़ रियली हेल्प मी टू टेक माई नेक्स्ट स्टेप्स. तभी वो इवॉल्व हो कि नेक्स्ट स्टेज पे हम जा पाए. अदरवाइज हम शायद वहीं स्टक हो जाते. हम सोचते कि यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है. तो आपको उस लिमिट से आगे बढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस स्टेज पे एक्सेप्ट करोगे या सबमिट करोगे कि हाँ ये सही में प्रॉब्लम है. जब तक पेशेंट एक्सेप्ट ना करें मुझे तकलीफ है, तब तक डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर सकता. सेम वे. Yes. To summarize all this, जो हमने बात किया था, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने टच किया, जैसे कि मिस्टेक्स हो गए, चेक्स हो गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, विल क्वेश्चन यू फ्यू थिंग्स कि जो आइडिया लेवल पे है उसके लिए आपका क्या मैसेज है, जो एक आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया है उसके लिए क्या आपके मैसेज है, जो आइडिया पे काम कर रहा है लुकिंग फॉर अ फंडिंग उसके लिए क्या आपका मैसेज है. ये डिफरेंट स्टेजेस है. अगर आपको आइडिया पे काम अभी चल रहा है तो आपको क्लियरली आपके डिफाइंड प्रोसेस को स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है कि मैं एग्जैक्टली क्या बना रहा हूँ और मैं उससे क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार किसी आइडिया को बनाने के बाद में बिज़नेस ही शुरू करें. आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट रेडी कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को मुझे या तो बेच देना है या फिर मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करना है या फिर मैं खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ. क्योंकि जब तक वो क्लियर पाथ आपके पास नहीं है तब तक आप आगे काम शुरू नहीं कर सकते हो. अदरवाइज यू विल बिकम अ मोर लाइक क्रिएटर, इन्वेंटर. आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद में स्टक हो गए. दैट इज़ फर्स्ट स्टेज. अब आप ऑलरेडी आइडिया पे काम करना शुरू कर चुके हो. लाइक आई अर्लियर ऑल्सो मैंशन, स्टार्ट रियलाइजिंग द रियल रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि आप एग्जैक्टली किस रोल में अपने आप को देखते हो. रादर देन नाउ बिकॉज आइडिया इज डन, योर जॉब इज क्रिएशन जॉब इज डन. नाउ स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट कि मैं अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, उसके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए. नाउ द थर्ड स्टेज जहाँ आप कह रहे हो एक इन्वेस्टर को जाके अप्रोच करना है, तो लाइक आई मेंशन वर्क ऑन 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस. फर्स्ट, simply identify your right package, make your right business plan, use as much as possible current limited resources you have to package that company in such a format which is good enough to really take on the table for the discussion. And according to that shape of business, expect your ask and the dilution also. First stage. Second, you have to make your complete business plan and operational statistics, performance report. आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को किस तरीके से प्रेजेंट करूँगा. मेरे ऑपरेशन सही है, मुझे मेरे बिज़नेस के टर्म्स क्लियर मुझे पता है, मेरी स्केल सही हो रही है, मेरे सेल्स के चैनल रेडी है, और मुझे पता है वो गैप्स जहाँ पे मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत है. सो मेकिंग योर होल बिजनेस प्लान यू विल रियलाइज करंटली दीज आर द फैक्टर्स आई एम वर्किंग ऑन, दीज आर द फैक्टर्स आई एम लैकिंग, एंड आई हैव ऑल दैट रेडीनेस कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नाउ कि मुझे ये नहीं है कि मैं पैसा मिलने के बाद काम शुरू करूँगा. आई एम शोइंग दैट रेडीनेस. मेरे पास वेंडर्स रेडी हैं, मेरे पास क्लाइंट्स रेडी हैं, मेरे पास में मेरे रिसोर्सेज रेडी हैं. यू विल मेक योर अप्रोच रेडी. थर्ड, योर रिपोर्ट कार्ड, दैट इज़ योर अकाउंट्स एंड फाइनेंसेस. सो you need to know that how I will present my case, how I'll prove and justify my facts and numbers to the investors. So work on your company structuring, your right organizational structure, your performance report, your accounting structure, your MIS reporting, monitoring systems. आपको ये justify करना होगा या फिर ये readiness दिखानी होगी that I'm ready to handle big money now. मेरे पास में वो सारे मेथड सिस्टम्स रेडी हैं जहाँ पे आपका पैसा आएगा ना तो मैं ट्रांसपेरेंसी दे सकता हूँ. यू कांट एक्सपेक्ट कि पैसा आने के बाद होगा. अभी अगर आप अपना खुद का पैसा सही से नहीं मैनेज करते हो, दूसरे का पैसा कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो. एंड देन फोर्थ स्टेज इज़ व्हेन यू आर अप्रोचिंग योर इन्वेस्टर. बट इन्वेस्टर्स तक पहुँचने से पहले लाइक आई मेंशन, select the right investor, select the right investment, and make the right propositions ready for that. If you have that readiness with you, then you can go to the right investors, approach them, and look for the funding.
लेकिन अगर ये तैयारी नहीं है, बेटर वर्क ऑन योर प्रिपरेशन फर्स्ट, थिंक थ्रू अबाउट व्हाट ऑल लैक्स यू हैव, वर्क ऑन इट। आपकी गाड़ी और आप दोनों तैयार होने चाहिए, तो आपके लिए इन्वेस्टर सामने खड़ा रहेगा। और इन्वेस्टर्स आर रेडी विथ मनी। जब हम कहते हैं इन्वेस्टर है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है रेस करने की, पैसा है, पॉसिबली हम सही जगह पे सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मैच्योर अप्रोच नहीं नज़र आ रहा है, और पैसे से ज़्यादा उनको लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा सिर्फ पैसे मांगे जा रहे हैं। तो अगर आपका अपॉर्चुनिटी है तो प्रोपोजिशन भी वैसा होना चाहिए। वर्क ऑन दिस, डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड मार्केट, देयर इज़ अ गुड एंड फॉर्चुनेटली इंडिया में जिस तरीके से हम सेट ना कंपेयर टू अदर वर्ल्ड बेटर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, वी कैन सी दैट इन नेक्स्ट 5-10 years है ना, स्टार्टअप कल्चर इज़ ग्रोइंग अप, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट्स मिल रहे हैं, इकोसिस्टम्स बन रहे हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टार्टअप्स टू रियली गेट इनटू एंड रियली सी दैट हाउ दे कैन इवॉल्व एंड मेक अ गुड मार्क्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ जाएंगे कि दे विल गेट अ फंडिंग। करेक्ट। यू हैव ऑल्सो मेंटर्ड क्वाइट अ स्टार्टअप्स जिन्होंने ऑलरेडी फंडिंग उठाई थी, नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रोथ फंडिंग, जो नेक्स्ट लेवल उनको फंडिंग उठानी है, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? देखिए, वहाँ पे ऑलरेडी कि मैच्योर स्टेज पे हैं, वहाँ पे ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि बिज़नेस मॉडल सही है या गलत है। अब यहाँ पे सिर्फ नेगोशिएशंस आते हैं कि आप कौन से राइट टर्म्स के बेसिस पे इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं। आपकी वैल्यूएशन टर्म्स का सही है, आपके डाइल्यूशन टर्म्स सही है, आप किस तरीके के एग्जिट सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अब स्टेज आती है जहाँ पे एज ए एंटरप्रेन्योर को भी ये सोचना होता है कि इस पूरी जर्नी के बाद मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो भी उसको एक्सप्लोर करना होता है, या उसकी प्रिपरेशंस है ना, या प्रोविजंस रखनी होती है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल फेज़ में उन्होंने सैक्रिफाइस कर लिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, अपने लिए सैलरी भी नहीं ले रहे हैं, रेम्युनरेशन नहीं ले रहे हैं। नाउ इट इज़ अ टाइम वेयर ही कैन रियली सी दैट हाउ ही कैन ऑल्सो फेच द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लान करना, उस तरीके के प्रोपोजिशंस बनाना, और एज मच एज पॉसिबल अगर कॉम्बिनेशन परमिटेशन आपको पता है, then it is bigger chance then you can really sit on the table to negotiate that terms, because at this stage your job is not to sell your company now. At this stage you are selling proposition. तो investor already ready है, आपको सिर्फ मैच करना है अपने expectations और उनके expectations को। You need to work on that. That's it. Yeah. One last, जो एस्पिरेंट्स है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के जो एस्पिरेंट्स है, उनके लिए क्या मैसेज है? हो सकता है उनके पास आइडिया भी ना हो, दे आर जस्ट होपिंग कि उनको स्टार्ट करना है, दे आर इन द कॉलेज, मे बी दे आर डूइंग द जॉब, दे आर थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड, उनके लिए क्या मैसेज है? सी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन शुड गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस करने से ही आप ग्रो करोगे। देयर आर गुड एग्जांपल्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ जर्नी व्हेन यू आर डूइंग योर अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन ऑल्सो डू गुड इन योर करियर। जब आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं और आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव है उस पूरे सब्जेक्ट को समझने की या उसमें एंटर करने की, तो करिए। एक ऑल्टरनेट की तरह मत देखिए कि चलो ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ट्रायल और ऑप्शन। यू हैव टू बी फर्म इनफ दैट मुझे इसको करना है तो किस पर्पज़ से करना है। पर्पज़ कुछ भी हो सकता है कि आपके पास में एक नया आइडिया है, या आपके पास आइडिया नहीं है लेकिन कुछ नए प्रोसेस सिस्टम्स हैं, या फिर आप नॉर्मल एक ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जाना चाहते हैं। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि ये किस पर्पज़ के लिए मैं कर रहा हूँ और उसकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आप उस चैलेंजेस के लिए तैयार हो, उस टफ जर्नी के लिए रेडी हो, देन यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी खुद की पहले तैयारी होनी चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी जो बिज़नेस प्लान के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स है प्रिपरेशन, उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि मैं इन द प्रोसेस ऑफ जर्नी लर्न कर लूँगा, तो फिर वो ट्रायल एरर हो जाएगा। एंड बिजनेस इज़ नॉट अबाउट ट्रायल एरर, इट्स अबाउट मेकिंग अ प्रिसाइज प्लान and ensuring that you have right executional structure and ecosystems to perform that. Plus minus तो होता रहेगा, and it is nothing that it will be a great and a simple or very joyful journey. There will be a challenges, there will be a problem, but you will get that freedom to explore as much as possible from your end कि मैं जो चाह रहा हूँ वो प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बढ़ सकता हूँ। तो वो फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अगर उसके लिए रेडी हो तो आप चांस लो, अदरवाइज टेक टाइम, बिल्ड योर सेल्फ, इवॉल्व योर सेल्फ, देन टेक अ स्टेप। आगे बढ़ने के लिए फिर टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि आज ही शुरू करना ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को पहले तैयार करिए। एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन,
if you had a superpower to go into past and correct few things, what would that be? I may prefer to get more early in the entrepreneurship. I think I took very long time to decide this, and that comes because because of having a middle class family background, no support, and obviously when you are going through that journey, you have liabilities, responsibilities. At the same time, there are multiple stakeholders in your decision making. तो ये सोचना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं करूँगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना, वाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे. तो उसमें शायद 3-4 साल वेस्ट किया, बिकॉज आई वॉज गुड इन माई जर्नी. आई वॉज प्लानिंग टू गेट इन टू, बट आई थिंक 3 years मिनिमम आई हैव जस्ट गिवन टाइम टू प्रोसेस दैट थाट, और देन आई हैव गॉट इन टू इट. 3 साल पहले करता तो शायद बेटर होता. It was nice session. काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने. Thank you for your time, Mr. प्रफुल्ल छत्रपति. थैंक यू विशाल. Thank you.